एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है जीके विद निशि सिंह में। तो 2014 और 15 का तो हिंदी का मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम 2016 का हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे बीएड के लिए। तो चलिए उसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा 51 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, विमुख का विलोम होता है। ऑप्शन नंबर ए अमुख, बी उन्मुख, या सी प्रमुख, या फिर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अगर विमुख का विलोम देखा जाए तो हो जाएगा हमारा उन्मुख, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उन्मुख क्या हो जाएगा, एक सेकेंड में यहाँ पे ये कलर चेंज कर लेते। ओके, उन्मुख, विमुख का विलोम क्या हो जाएगा, उन्मुख। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 52 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, या फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य हमारे 8 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन दिया गया है 53 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमौली में शब्द में कौन सा समास है। अगर चंद्रमौली की बात करें तो चंद्रमौली में तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है गगनचुंबी, यानी गगन को चूमने वाली। पद दलित ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बलबीन, या फिर डी दिया गया है खान पान। अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि खान पान हमारी दो अलग चीज़ें, ये हमारी किस समास के अंतर्गत आती हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि द्वंद्व समास में क्या होते हैं, सभी पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। अगला देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव 59 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तद्भव की बात करें तो अनमोल, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा अनमोल। 60 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन नंबर ए चक्र, बी पासा, सी धूरी, या फिर डी दिया गया है ब्रह्म। अगर चक्र की बात करें तो अक्ष की बात करें तो चक्र इसका अर्थ नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जिनका प्रयोग हम शब्द के पहले करते हैं और वो शब्द के अर्थ में एक विशेष प्रभाव ला देते हैं, तो उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया है पराजय, बी दिया गया है पराधीन, सी दिया गया है पराक्रम, डी दिया गया है पराभाव। तो अगर उपसर्ग किसमें नहीं है, अगर नहीं है की बात करें तो पराधीन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विलोम शब्द हमें इसमें बताना है कि अग्र का विलोम शब्द क्या होता है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, तो बताइएगा। अगर अग्र के विलोम की बात करें तो अग्र का विलोम हो जाता है विग्र, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विग्र इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा अग्र का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, असंगत पर्यायवाची है। एक शब्द दिया गया है असंगत, इसका हमसे क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया ईर्ष्या, बी दिया गया है दाह का, सी दिया गया है जलन का, या फिर डी दिया गया है मनमुटाव। अगर असंगत के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पे मनमुटाव क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मनमुटाव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 64 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, किस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया संज्ञा, बी दिया गया सर्वनाम, सी दिया गया है क्रिया, या फिर डी दिया गया है विशेषण। किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करना या फिर कह सकते कुछ बताना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, ये सब किसकी यहाँ पे विकारी शब्द दिया गया है, इसका भी ध्यान दीजिएगा, विकारी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिया। क्रिया ऐसा विकारी शब्द है जिसके प्रयोग से हम वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र
किसे संबोधित कर लिखा जाता है। 65 नंबर का क्वेश्चन है। आप सब ने प्रार्थना पत्र लिखा ही होगा, तो किसके लिए लिखा जाता है? प्रधानाध्यापक के लिए लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या जगह करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक ये सब कर ले जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 66 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत आपूर्ति के बारे में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए या फिर दूर करने के प्रकार का पत्र लिखा जाएगा। किस प्रकार का पत्र होगा वो? प्रार्थना पत्र, बी दिया गया है निजी पत्र, सी दिया है शिकायती पत्र, या फिर डी दिया गया है व्यावसायिक पत्र। अगर हम किसी चीज़ की बाधा या फिर किसी चीज़ की शिकायत करते हैं तो वो पत्र किसके अंतर्गत आएगा? शिकायती पत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, शिकायती पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर का है। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित है? यहाँ पे चार लोगों का नाम दिया गया है हमें, 4 लेखकों का। हमें बताना है कि इसमें से कौन निबंधकार के रूप में चर्चित है। ए दिया गया है विद्यानिवास मिश्र, बी दिया गया है मोहन राकेश, सी दिया गया है शंकर शेष, या फिर डी दिया गया है कमलेश्वर। अगर निबंधकार की बात करें 67 नंबर का, तो विद्यानिवास मिश्र हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र को निबंधकार के रूप में जाना जाता है, या फिर ये निबंधकार के रूप में चर्चित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 68 नंबर का क्वेश्चन है कि कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है, या फिर कल्पलता किसका निबंध है? ए दिया गया है कैलाश लाल मिश्र यानी प्रभाकर, बी दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी दिया गया है कुबेर नाथ राय, और डी दिया गया है सरकारपुर सिंह। कल्पलता की बात करें तो ये किसके निबंधों के संग्रह में आ जाता है? ये आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में। बहुत ही फेमस निबंध है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये निबंध लेखन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 69 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, तुम जो अपने हाथों से विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो। यहाँ पे हमें एक पंक्ति दी गई है। अब हमें बताना है कि उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है। तो पढ़ते ही पता चल जा रहा है कि खेतों में जाकर खेती करते हो, तो ये किसके लिए कहा गया है? किसान के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या जगह करेक्ट हो जाएगा। इस पंक्ति में कवि किसको संबोधित कर रहा है? किसानों को संबोधित कर रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पूछ रहा है कि भाववाच्य का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। ऑप्शन ए दिया गया है मुझसे बैठा नहीं जाता, बी दिया गया है राम से खाया नहीं जाता, सी दिया गया है मुझसे या बोझ उठाया न जाएगा, डी दिया गया है धूप में चला नहीं जाता। तो ए बी डी इन तीनों में हमारा भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में यानी मुझसे या बोझ उठाया न जाएगा, ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, या फिर इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 71 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता है। यानी अगर हम कार्यालय या फिर कार्यालय पद के लिए पत्र लिखते हैं तो उसमें हमें क्या नहीं लिखना होगा, या फिर क्या अधोलेख उसमें नहीं हो सकता। ए दिया गया है प्रेषक का नाम, बी दिया गया है विभाग का नाम, सी दिया गया है स्थान का उल्लेख, या फिर डी दिया गया है प्रेषित का पद नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेषित का पद नाम। ये हम पत्र में अधोलेख नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर का दिया है कि कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अभी मैंने बताया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना कि इनमें से कौन सा कृतवाच्य नहीं है या फिर कृतवाच्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है महेश स्कूल से आ रहा है, बी दिया गया है अखबार पढ़े जाते हैं, सी दिया गया माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, या फिर डी दिया गया कुत्ता सारी रात भौंकता है। कृतवाच्य देखिए क्या होता है, जिसमें कर्म किस पे डिपेंड करता हो, कर्ता पे डिपेंड करता हो।
तो महेश स्कूल जा रहा है, यहाँ मतलब किसकी बात हो रही है, महेश की बात हो रही है। सी दिया गया है माली बगीचे से फूल तोड़ता है, यानी माली बगीचे से फूल तोड़ता है। डी में क्या है, कुत्ता सारी रात भौंकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें कोई भी कर्ता हमें बताया नहीं गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कृत वाक्य का प्रयोग इस वाक्य में नहीं हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या हुआ है, किसी भी कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अखबार पढ़े जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है। वर्तनी लगभग हमसे पूछता है 2-3, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, आपको पता हो अगर। पहला दिया गया है श्राप, बी दिया गया है खिजाना, सी दिया गया है गणमान्य, या फिर डी दिया गया है सोडा। अगर व्यंजन संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणमान्य। इसमें हमारे व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ विद्यमान है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 74 नंबर का क्वेश्चन है। ग्रंथ ग्रंथि शब्द युग का सही अर्थ है। एक शब्द हमें दिया गया ग्रंथ, दूसरा दिया गया ग्रंथि। इन दोनों का सबसे सटीक अर्थ जो है वो हमें बताना 74 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला दिया गया है पुस्तक या फिर वेद पाड़ी, बी दिया गया है किताब या सिख गुरु, डी दिया गया पुस्तक या घाट, या फिर सी दिया गया है किताब या फिर लेखक। ग्रंथ का मतलब किताब होता है, आप सबको पता है, और ग्रंथि का मतलब क्या होता है, सिख गुरु होता है पंजाबियों में। तो ग्रंथ और ग्रंथि का सही युग्म क्या हो जाएगा, किताब और सिख गुरु, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु व्यक्ति और स्थान के नाम को कहते हैं। वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, यानी नाउन कहा जाता है, क्योंकि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा यानी कि नाउन। किसी व्यक्ति या फिर वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हमें यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ऐसा ही पैटर्न हर एग्ज़ाम में रहता है, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये गद्यांश जो यहाँ पे दिया गया है उसे पढ़ना है, और उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं वो आपको करना है। तो मैं ये पढ़ूंगी नहीं, लेकिन मैं आपको इसका एक छोटा सा निष्कर्ष ज़रूर बता दूंगी कि ये क्या कह रहा है। तो इस पंक्ति में हमें क्या बताया गया है, इस पंक्ति में हमें आदर्श पुरुषों के चरित्र के बारे में बताया गया है कि आदर्श व्यक्ति कभी भी किसी के भय से अपना साधुत्व नहीं धारण करते। आदर्श पुरुष वही होते जो स्वेच्छा से अपना साधुत्व धारण करें। तो ये पूरे इस गद्यांश में हमें यही धर्म के बारे में बताया गया और आदर्श पुरुष के बारे में बताया गया। तो चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है। आदर्श सदस्य अभी मैंने आपको बताया कि डरपोक नहीं होते, वो किसी के भय से आदर्श पुरुष नहीं बनते, या फिर किसी के भय से वो साधुत्व को धारण नहीं करते। तो आदर्श पुरुष कौन नहीं हो सकता, डरपोक व्यक्ति क्या हो सकते हैं, आदर्श पुरुष नहीं हो सकते, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डरपोक। डरपोक व्यक्ति कभी भी समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर का क्वेश्चन है। अपनी इच्छा से त्याग तथा साधुता धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जो स्वेच्छा से साधुता धारण करे या फिर इच्छा का त्याग करे वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आदर्श पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इससे 4 या 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 78 नंबर का क्वेश्चन है, प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे की लाइन हमें बढ़नी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इससे मनुष्य बुद्धिमान बनता है। बी दिया गया है, इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है।
सी दिया गया है इससे मनुष्य अमीर होता है, या फिर डी दिया गया है इससे मनुष्य गरीब होता है। तो फिलहाल तो ये दोनों गलत है। इससे मनुष्य बुद्धिमान होता है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल डैश डैश और डैश डैश में बसता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है घर ऑफिस, बी दिया गया है मंदिर मस्जिद, सी दिया गया है पार्क गुरुद्वारा, या फिर डी दिया गया है चर्च गुरुद्वारा। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में बसता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मंदिर और मस्जिद। अगला क्वेश्चन दिया गया है 80 नंबर का क्वेश्चन है, धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं कर्म और आचरण में बसता है। इस पंक्ति में व्यक्ति की किस विशेषता का पता चलता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है कथनी और करनी में अंतर होता है, बी दिया गया है कहना कुछ और करना कुछ, या फिर डी दिया गया है कथनी और करनी में एक रूपता, या डी दिया गया है अपनी असलियत छुपाना। तो धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं कर्म और आचरण में बसता है। इसके लिए कौन सा हमारी पंक्ति कौन सी सही हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कथनी और करनी में एक रूपता होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, ए है पाली, बी है मगधी, या फिर सी दिया गया प्राकृत, या डी दिया गया है हिंदी। तो हिंदी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हिंदी क्या आई है, संस्कृत के बाद आई है। तो प्रकृत इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हिंदी का उद्गम देखें तो पाली भाषा से होता है, अगर संस्कृत से पहले कौन सी भाषा आई थी तो वो हो जाएगा प्रकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 82 नंबर का। 82 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणित होता है। ऑप्शन ए दिया गया है सच को आज नहीं, बी दिया गया है अध जल गगरी छलकत जाए, सी दिया गया है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, या फिर डी दिया गया है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वैभव क्षणित होता है, इसका मतलब क्या होता है, सुख बहुत ही कम होता है या फिर कुछ समय के लिए आता है। तो इसमें कौन सी लोकोक्ति सही हो जाएगी, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वैभव क्षणित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रत्यय से दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है लखनऊ शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होते हैं, जो वाक्य के अंत में जुड़ते हैं। अगर लखनऊ में प्रत्यय देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा 83 नंबर में, ई प्रत्यय इसमें क्या हो जाएगा, लखनऊ ई होता है तो इसमें ई प्रत्यय क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कई लोग नऊ लगाएंगे लेकिन ये गलत है क्योंकि लखनऊ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ई प्रत्यय लगेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 84 नंबर का क्वेश्चन है, कंगाली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया है अकारण नुकसान होना, बी दिया गया है कामकाज बंद होना, सी दिया गया है मुसीबत में मुसीबत, या फिर डी दिया गया है व्यर्थ में काम करना। कंगाली में आटा गीला होने का क्या अर्थ हो सकता है, कंगाली में आटा गीला होना यानी कि मुसीबत में मुसीबत आना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, मुसीबत में मुसीबत आना। अगला क्वेश्चन दिया गया 85 नंबर का क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर विसर्ग और व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, जिसका संधि विकसित करने पे विसर्ग आए। ओके, तो मनोयोग में पहले ये क्वेश्चन आ गया था, मनोयोग क्या होगा, विसर्ग संधि होगा क्योंकि इसका संधि विकसित करेंगे तो मनः धन योग होगा, यानी यहाँ पे विसर्ग आएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऊपर भी एक बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया 86 नंबर का क्वेश्चन है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, बेकार, कलाकार, कुंभकार या फिर तक्षकार। प्रत्यय से निर्मित नहीं है, प्रत्यय क्या होते हैं, जो लास्ट में लगते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, तक्षकार जो है उसमें कार प्रत्यय नहीं लगा, ये तक्षकार कार प्रत्यय से नहीं निर्मित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला 87 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है,
अशुद्ध वर्तनीय है। वर्तनी का सुधार हमें करना है, बताना कि इसमें से कौन सी वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। 87 नंबर का क्वेश्चन है। पहला दिया गया पुनरालोकन, तो मुझे तो यही गलत लग रहा है, एक बार और पढ़ लेते हैं। तो बी दिया गया है सौंदर्य, डी दिया गया है पुनरागमन, या फिर सी दिया गया है पुनरागमन और डी दिया गया है अभ्यारण्य। तो सौंदर्य भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है और अभ्यारण्य भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें अशुद्ध वर्तनी दी गई, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के हेतु उपयुक्त एक शब्द। मोक्ष की इच्छा रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहलाता है मोक्ष की इच्छा रखने वालों को, क्या कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को कहते हैं मुमुक्षु, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मूल शब्द या प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। यहाँ पे हमें कुछ मूल शब्द दिए गए हैं और उसके बाद उनमें प्रत्यय लगाया गया है, लगाना है, हमें बताना है किसमें कौन सा करेक्ट अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कटौती, तो कट धन औती। बी दिया गया है बुढ़ौती, बूढ़ा धन औती। सी दिया गया है कनौती यानी कान धन औती, और डी दिया गया है बपौती यानी बाप धन औती। तो इसमें हमारा कौन सा विभाजन अशुद्ध है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कट धन औती, ये हमारा क्या दिया, गलत विभाजन किया गया है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है दुख होना। बी दिया गया पछताना, सी दिया गया क्रोध आना, फिर डी दिया गया है लड़ाई के लिए तैयार होना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, समय चूकने के बाद क्या होता है, व्यक्ति हाथ मलता रहता है अगर उसने अपने समय का सदुपयोग ना किया हो। तो इसमें कौन सा हमारा मुहावरे का अर्थ सही हो जाएगा, पछताना, यानी समय के जाने के बाद हम सिर्फ हाथ मल सकते हैं या फिर पछता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पछताना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 91 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 सात की लकड़ी एक जने का बोझ। इस लोकोक्ति का हमें क्या करना है, अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बहुत कठिन कार्य होना। बी दिया गया है असंभव बड़ी शर्त रखना। सी दिया गया है छोटे या कमज़ोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता, या फिर डी दिया गया है मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। 5 सात की लकड़ी एक जने का बोझ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि मिलकर कार्य करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है, ए दिया गया चीनी, बी दिया गया रूसी, या फिर सी दिया गया जापानी, डी दिया गया जर्मनी। तो इसका आंसर दीजिएगा कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। अगर रिक्शा की बात करें तो ये किस भाषा का है, ये है चीनी का, चीनी यानी चीन। इसी से याद रखिएगा कि चीनी भी कहाँ की है, चीन की ही है। तो रिक्शा कहाँ का शब्द हो जाता है, चीन का, यानी चीनी शब्द हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है 93 नंबर का क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या है। ड्राफ्टिंग का अगर हिंदी अनुवाद देखें तो क्या हो जाएगा, ए है टिप्पण, बी दिया है आरोपण, या फिर सी दिया गया प्रस्ताव, डी दिया गया प्ररूपण। अगर ड्राफ्टिंग का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, प्ररूपण इसका क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं जिनका उच्चारण करने से हमारे मुख से क्या निकलती, वायु निकलती है, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है। तो क्या हो जाएगा, 4 कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं शा, खटकोर वाला शा और छोटा सा, और एक होता है हा। ये चारों क्या होती है, ये हमारे चारों ऊष्म व्यंजन में आते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सा, बी दिया गया है हाँ। यहाँ पे हमारे दोनों दे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक है। अगर ऐसी बात है तो शा और हा हमारे दोनों क्या आएंगे, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं। ए दिया गया है कार्यालय आदेश, बी दिया गया है कार्यालय ज्ञापन, या फिर सी दिया गया है अर्ध सरकारी शासकीय पत्र, या फिर डी दिया गया है राजज्ञा या फिर देश शासनादेश। अगर व्यक्तिगत शैली में हम कोई शासनिक पत्र लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। 95 नंबर का क्वेश्चन है। उस पत्र को कहा जाता है अर्ध शासकीय पत्र। याद रखिएगा, अगर हम अपनी व्यक्तिगत शैली में कोई पत्र लिखते हैं शासकीय पत्र तो उसे क्या कहा जाता है, अर्ध शासकीय पत्र कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 96 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कौन सा उद्भव शब्द है। ए कौवा, बी कुत्ता, सी कोयल, या फिर डी ये सभी। उद्भव शब्द की बात करें तो ये सभी शब्द हमारे किस में आ जाते हैं, उद्भव के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, का उच्चारण स्थान है, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तालु की बात करें तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। मूर्धन की बात करें तो टा वर्ग का होता है। और अगर का की बात करें तो ये इसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ से होता है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो का क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इसके साथ ये दंत का अगर देख ले तो दंत का क्या हो जाता है, ताता दादा ये सब किस में आ जाते हैं, दंत के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए दिया गया है लहर, बी दिया गया है छिल्ला, या फिर सी दिया गया है सरोवर, डी दिया गया है नौका। अगर तरी के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तरी का मतलब होता है क्या, नौका। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बहुत करेक्ट हो जाएगा। तरी बहुत ही ज़्यादा कॉमन पर्यायवाची है, बहुत बार पूछता भी है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा तरी क्या है, नौका का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये 3 लिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग की बात करें तो पक्षी, भी केकड़ा, सी चकोर, या फिर डी दिया गया गिलहरी। पढ़ के ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुरुष लिंग है, या फिर आप उनका वाक्य प्रयोग भी करके देख सकते हैं। स्त्रीलिंग की बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा गिलहरी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, गिलहरी हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। 100वां और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छंद शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया सत्य धन शस्त्र, बी दिया गया सच धन शस्त्र, सी दिया गया सत्य धन शस्त्र, या फिर डी दिया गया सच धन शस्त्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सत्य धन शस्त्र। अगर बात करें कि कौन सा संधि है तो ये हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरीके से मैंने 2014 और 2015 का भी क्या किया, मॉडल पेपर सॉल्व करवाया। अगर आपको देखना हो तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।